अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज 5 नंबर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक के रिगार्डिंग, जो कि आपका कल इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और आपको क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो है यही देखने के लिए मिलेगा। और इस क्वेश्चन को कहते हैं न्यून मांग और अधिमांग की समस्या या स्फीतिक और अविस्फीतिक अंतराल। ये क्या होता है, कैसे इसका डायग्राम बनता है, क्या इसका अर्थ होता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको कल अपने पेपर के अंदर 5 नंबर जो है वो पक्के करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और इससे प्रीवियस भाई मैं इस चैनल पे ऑलरेडी आज इसको प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी मैं इस पे 2 वीडियो बना चुका हूँ। आज एक पेपर अपलोड कर दिया है मैंने, एक एपीसी एपीएस वाली अपलोड कर दी। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिली है तो भाई उस वीडियो को देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है जी, तो न्यून मांग जो है क्या होती है। ठीक है, न्यून मांग के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, या इसको जो है हम अविस्फीतिक अंतराल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होती है न्यून मांग और क्या होता है अविस्फीतिक अंतराल, तो ये आप देखेंगे सबसे पहले। अगर बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की, तो आप क्या लिखेंगे न्यून मांग के अंदर, आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे न्यून मांग के अंदर कि भाई जब वास्तविक समग्र मांग जो है ना, जब वास्तविक समग्र मांग कम रह जाती है किससे, इच्छित समग्र मांग से, इच्छित समग्र मांग से जब कम रह जाती है तो उसको न्यून मांग कहते हैं। या अगर बेटा स्फीतिक अंतराल का आप अर्थ लिखना चाहते हो, स्फीतिक अंतराल का, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये लिख देना है कि भाई जब वास्तविक समग्र मांग, यह है एडी लिख दिया मैंने, यह वास्तविक समग्र मांग और इच्छित समग्र मांग के बीच का अंतर होता है। ये आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन ये है भाई कि इसका डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनेगा। इसका डायग्राम, बेटा डायग्राम इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बच्चों को डायग्राम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बुक से एक भी डायग्राम आप नहीं देखेंगे, एक भी आपको डायग्राम समझ में नहीं आने का है। ठीक है, तो डायग्राम आपको इसका कुछ इस तरीके से बनाना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्रीगेट सप्लाई बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो है बेटा आपको एग्रीगेट डिमांड बनाना है, थोड़ा सा ऊपर बनाना है। ठीक है, न्यून मांग में ऊपर बनाना है, ध्यान रखिएगा, और अधि मांग में नीचे बनाना है। तो न्यून मांग में आपको थोड़ा ऊपर बनाना है, क्या, थोड़ा ऊपर बनाना है एग्रीगेट डिमांड। तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। ये कौन सा है डिमांड, ये बेटा इच्छित वाला है। ये हमने डिमांड कर्व जो बनाया है ये इस बेस पे बनाया है कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो है ये प्लान वाला है बेटा, प्लान। अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की सिचुएशन है और वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल गया है। ठीक है, ये प्लान है, इच्छित है, नियोजित है। तो अभी ये अर्थव्यवस्था कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हो रही है, अभी अर्थव्यवस्था जो है बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हो रही है, ई पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे एडी और एएस बराबर है। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने डेफिनेशन में लिखा है कि भाई जब एक्चुअल वाली कम रह जाती है, तो ठीक है एक्चुअल वाली को बना दीजिए। भाई एक्चुअल वाली कम रह गई तो अब एडी दोबारा से बनाना है। तो यहाँ पे ये कौन सा है, ये बेटा वास्तविक है। भाई ऊपर डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि भाई जब वास्तविक समग्र मांग कम रह जाती है इच्छित समग्र मांग से, इच्छित का मतलब होता है प्लान। तो ये जो गैप क्रिएट होता है बेटा, ये वाला, ये जो गैप क्रिएट हो गया इसको एफ नाम दे दीजिए, ये वाला, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, इस गैप को जो है बेटा हम न्यून मांग बोलेंगे, या इस गैप को जो है हम क्या बोलेंगे, इस गैप को हम जो है अविस्फीतिक अंतराल के नाम से जो है हम इसको जानेंगे। सिंपल है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप गोल के पी जाइए। और अब अर्थव्यवस्था संतुलन में कहाँ पे हो रही है, अब अर्थव्यवस्था संतुलन पे यहाँ पे हो रही है, इसको y1 नाम दे दीजिए, इसको e1 नाम दे दीजिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो अविस्फीतिक अंतराल होता है ना, ठीक है, यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखनी है। ये जो है बेटा सबसे पहली बात तो अल्प रोजगार संतुलन होता है। ठीक है, अल्प रोजगार संतुलन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बेटा पूर्ण रोजगार से पहले ही, पूर्ण रोजगार से पहले ही क्या हो जाता है, पूर्ण रोजगार से पहले ही संतुलन हो जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो है अतिरिक्त क्षमता जो है यहाँ पर होती है। ठीक है, ये कुछ मेन बातें हैं, ये कुछ मेन बातें हैं जो ध्यान रखनी है। पेपर में यही लिख के आता है कि उस स्थिति को पहचानिए जिसमें संतुलन पूर्ण रोजगार से पहले हो जाता है, उस स्थिति को पहचानिए जिसमें अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता होती है
लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। AD इज इक्वल टू AS या S इज इक्वल टू I हो रहा होता है, और अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता होती है। अतिरिक्त क्षमता का मतलब होता है बेटा कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और ये जो है एक अल्प रोजगार संतुलन होता है, पूर्ण रोजगार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। ये इसका डायग्राम बनाना है, घोल के पी जाएंगे आप। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा अगला क्वेश्चन वो है, अर्थ हो गया, इसका डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं बेटा इसके कारण की। मांग क्यों कम रह गई या अविस्फीतिक अंतराल क्यों क्रिएट हो रहा है? तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इजी है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये समग्र मांग के घटक होते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको बस क्या लिख देना है, C I G और X। जब बेटा इनमें कमी होती है और केवल A इसमें वृद्धि होती है, तो बेटा समग्र मांग जो है वो वास्तविक समग्र मांग कम रह जाती है इच्छित वाली से। बस लिख देना। C का मतलब होता है निजी उपभोग व्यय में कमी। मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखोगे। निजी उपभोग व्यय में कमी, निवेश व्यय में कमी, सरकारी व्यय में कमी, निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि। बस हो गए इसके कारण। बेटा चाहे न्यून मांग का पूछे चाहे अविस्फीतिक का पूछे, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये इसके बेटा कारण हो गए। परिणाम की अगर हम बात करते हैं, परिणाम क्या क्या देखने के लिए मिलेगा अगर अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसा होता है? तो बेटा परिणाम के अंदर आप लिखेंगे कि उत्पादन में कमी हो जाती है, समग्र पूर्ति में कमी होती है। ठीक है, और रोजगार के अंदर भी क्या होता है, रोजगार के अंदर कमी देखने के लिए मिलती है, और अर्थव्यवस्था जो है वो किस में फंस जाती है? अर्थव्यवस्था जो है वो बेटा निम्न स्तरीय संतुलन जाल में जो है, निम्न स्तरीय संतुलन जाल में जो है फंस जाती है। ये बेटा इसके परिणाम हो गए। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल है बेटा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट कारण परिणाम, इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। बट पहले अभी हम जो है अधिमांग के रिगार्डिंग बात करते हैं कि अधिमांग जो है वो क्या होती है। ठीक है, इसको आप जो है भाई अतिरेक मांग भी कह सकते हो। अगर बेटा आपको ये ऊपर वाला मुद्दा समझ में आ गया है तो आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, अतिरेक मांग के अंदर आप ये लिखेंगे, अधिमांग के अंदर या अतिरेक मांग कुछ भी कह सकते हो। अधिमांग क्या होती है? यहाँ पे बेटा आपकी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अधिमांग या अतिरेक मांग, या बेटा यहाँ पे आपको क्या का ध्यान रखना है, इसी को ही स्फीतिक अंतराल कहते हैं, स्फीतिक अंतराल। ठीक है, ये स्फीतिक अंतराल इसको कहते हैं, ध्यान रखना है। वहाँ पे अविस्फीतिक था, यहाँ पे स्फीतिक है। तो जब वास्तविक समग्र मांग ज़्यादा हो जाती है किससे? इच्छित समग्र मांग से, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अधिमांग। या अगर वो आपसे पूछ रहा है, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि स्फीतिक अंतराल जो है, स्फीतिक अंतराल जो है ये आपका क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये वास्तविक समग्र मांग और जो है इच्छित समग्र मांग, इसके बीच का अंतर होता है। ये जो है बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अर्थ में, स्फीतिक का अगर पूछे तो। अब बेटा डायग्राम कैसे बनाना है? डायग्राम इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर वो ऊपर वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया है, तो ऊपर वाले में मैंने क्या बोला था, समग्र जो आपको समग्र मांग बनाना है वो आपको थोड़ा ऊपर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा नीचे बनाना है। यहाँ पे ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ नीचे बनाना है बेटा। मैं ऊपर वाले में मैंने यहाँ बनाया था, अब यहाँ थोड़ा नीचे बनाना है। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे, ये आ गया AD, ये आ गया AD, ये आ गया AD। तो ये बेटा इच्छित है। ठीक है, ये आपका जो है ये इच्छित है। ठीक है, ये इसको कहाँ पे कर रहा है, ये इसको यहाँ पे कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका पूर्ण रोजगार। अब क्या करना है, अब वास्तविक वाली ज़्यादा हो गई, तो अब बेटा वास्तविक वाले का यहाँ बना देना है, आपको ऊपर बना दीजिए। AD इज इक्वल टू, ये हो गया वास्तविक। ठीक है, अब ये कहाँ पे आ रहा है, अब ये इसको जो है यहाँ पे, इसको जो है पहले यहाँ था और अब यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसको E1 नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ये वाला, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है भाई अधिमांग। ठीक है, और इसको जो है स्फीतिक, स्फीतिक अंतराल के नाम से जो है इसको हम जानते हैं। ये इसका डायग्राम बन गया। आपको इसके रिगार्डिंग क्या क्या बातें ध्यान रखनी है बेटा? आपको इसके रिगार्डिंग ये ध्यान रखना है कि ये पूर्ण रोजगार पर होता है, पूर्ण रोजगार होता है, कोई भी यहाँ पे बेरोजगार नहीं होता, और AD इज इक्वल टू AS हो रहा होता है। यहाँ पे जो है बेटा अर्थव्यवस्था के अंदर
अतिरिक्त क्षमता जो है यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे जो है बेटा बेरोजगारी नहीं होती, अर्थव्यवस्था में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, पूर्ण रोजगार पे संतुलन होता है और AD इज इक्वल टू AS होता है। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। कारण की अगर हम बात करते हैं, कारण की, तो बेटा कारण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने ऊपर लिखा था AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये लिखा था बेटा। तो बेटा आपको बस क्या कर देना है, C प्लस I प्लस G, पहले कमी लिखी थी, अब यहाँ पे बेटा वृद्धि लिख दीजिए, यहाँ वृद्धि लिखी थी तो यहाँ कमी कर दीजिए। जैसे निजी उपभोग व्यय में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, निर्यातों में वृद्धि, आयात में कमी, बन गए इसके रीज़न। परिणाम में आपको क्या लिखना है बेटा, इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते उत्पादन में वृद्धि, समग्र मांग में वृद्धि या रोजगार में वृद्धि, यहाँ ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पूर्ण रोजगार पर है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो है कीमत स्तर में जो है यहाँ पे आपको वृद्धि देखने के लिए मिलती है। ये बात आपको जो है बेटा, ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है, यहाँ कीमत स्तर में वृद्धि हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था कौन से जाल में फंसती है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था मजदूरी कीमत जाल में जो है, अर्थव्यवस्था मजदूरी कीमत जाल में जो है फंस जाती है बेटा, जहाँ पे मजदूरी कीमतों का और कीमतें मजदूरी का पीछा जो है करती है। अब क्वेश्चन ये है बेटा, इसके उपाय क्या हैं, ये कैसे ठीक होंगे, आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। इसको ठीक करने के दो उपाय होते हैं, एक होते हैं राजकोषीय और एक होता है मौद्रिक। इसको हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, राजकोषीय उपाय या राजकोषीय उपकरण, मौद्रिक उपाय या मौद्रिक उपकरण। ये बेटा सरकार के अंडर में होता है, सरकार के कंट्रोल में होता है, ये बेटा RBI के कंट्रोल में होता है। जो मौद्रिक होते हैं इसके अंदर दो होते हैं, एक होते हैं बेटा मात्रात्मक उपकरण, एक होते हैं बेटा गुणात्मक उपकरण। ठीक है बेटा, मात्रात्मक के अंदर क्या क्या आते हैं, मात्रात्मक के अंदर सबसे पहले आता है बेटा CRR SLR। ठीक है, मात्रात्मक के अंदर क्या क्या आता है, CRR SLR रेपो रेट, और चौथा इसके अंदर आता है खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है जी, और गुणात्मक के अंदर क्या क्या आता है, गुणात्मक के अंदर आता है बेटा, इसके अंदर पहला आता है सीमांत आवश्यकता। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आता है आपका, पहला तो आता है बेटा इसके अंदर सीमांत आवश्यकता, दूसरा इसके अंदर आता है बेटा नैतिक दबाव। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर आता है साख की राशनिंग। ठीक है, तो वो आपसे पूछता है, और इसके अंदर क्या क्या आता है देखिए, इसके अंदर आता है बेटा सबसे पहला सरकारी व्यय। ठीक है, दूसरा इसमें आता है कर, तीसरा इसके अंदर आता है सार्वजनिक ऋण। बेटा मैं इतना आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप कहोगे ये कहता है हलवा ये तो। और ये है बेटा RBI से उधार। बेटा वो कोई सा भी आपसे पूछ सकता है पर्टिकुलर, वो आप तो दो तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो बोलेगा दो राजकोषीय दो मौद्रिक उपाय बताइए कैसे ठीक होगी, न्यून मांग या डिमांड की सिचुएशन, या स्फीतिक और अविस्फीतिक की सिचुएशन कैसे ठीक होगी। ठीक है, तो वो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो दो राजकोषीय दो मौद्रिक उपाय, या बोलेगा मौद्रिक उपाय बताइए, या बोलेगा भाई दो मात्रात्मक बता दो गुणात्मक बता, ऐसा भी पूछ सकता है, उसका दिमाग घूमा। तो आपको ही पता होना चाहिए मात्रात्मक में कौन कौन से आते हैं और गुणात्मक में कौन कौन से आते हैं। तो बेटा मैं इतना आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी ने नहीं बताया होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले न्यून मांग। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे अविस्फीतिक। ठीक है, न्यून मांग और अविस्फीतिक अंतराल, इनका मतलब क्या होता है आपको कुछ याद नहीं रखना, बाढ़ में जाए, मुझे नहीं पता CRR SLR क्या होता है। आपको बेटा बस क्या ध्यान रखना है, CRR SLR रेपो रेट, CRR SLR रेपो रेट, और इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं बेटा, सीमांत आवश्यकता। ठीक है, रेपो रेट। ठीक है, एंड कर, CRR SLR रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट और कर। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण। बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जब अर्थव्यवस्था में न्यून मांग या अविस्फीतिक जाल क्रिएट होता है तो बेटा ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो है घटते हैं बेटा। RBI क्या करता है,
और सरकार क्या करती है, जो आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, उनको घटा देता है। और सरकार क्या करती है, कर को और सार्वजनिक ऋण को घटा देती है। बस ये आपको जो है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ये होते क्या है आपको नहीं लिखना, आप बस लिख दीजिए न्यून मांग की सिचुएशन में आरबीआई सीआरआर को घटाता है। उसने दो इंस्ट्रूमेंट पूछे हैं ना, तो बस ये लिख दीजिए ना, एसएलआर को घटाता है। खुले सीमांत आवश्यकता की रिगार्डिंग पूछे कि सीमांत आवश्यकता कैसे न्यून मांग या विस्फीतिक अंतराल को दूर करती है, तो भाई लिख दीजिएगा इसको कम करता है आरबीआई, ठीक है, न्यून मांग की सिचुएशन में। और अगर अर्थ लिख दो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अर्थ लिखना चाहते हो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पहले अर्थ लिख दो और फिर लिख दो कि भाई इसको ठीक करने के लिए ऐसा करती है। नहीं पता तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है कब बढ़ाना है कब घटाना है। अब जो है बेटा अधिमांग की सिचुएशन में, अच्छा पहले हम यहाँ पे जो है अधिमांग को तो बाद में करेंगे, पहले हम जो है यहाँ पे जो है, चलो कुछ यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट रह गए हैं बेटा। एक तो बेटा यहाँ पे रह गया है आपका, एक तो यहाँ पे रह गया आपका, चलो मैं पहले ठीक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है बेटा सबसे पहले अधिमांग का, ठीक है, अधिमांग की सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, अधिमांग की सिचुएशन में जो है क्या होगा, और स्फीतिक के अंदर जो है, स्फीतिक अंतराल के अंदर जो है क्या होगा, इसके रिगार्डिंग जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अधिमांग और स्फीतिक अंतराल में कैसे होगा। अब ये देखिए बेटा, कुछ नहीं करना आपको, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कर और सार्वजनिक ऋण, ये क्या होता है बेटा अधिमांग की सिचुएशन में। अधिमांग की सिचुएशन में आरबीआई और सरकार इन सबको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अच्छा कुछ भी पूछे बेटा, दो सरकारी, दो राजकोषीय, दो सीआरआर एसएलआर लिख दिए, जो कर और सार्वजनिक ऋण लिख दिए, तो मात्रा मैंने सारे बता दिए आपको। अब आता है बेटा दो तीन इंस्ट्रूमेंट रह गए हैं, जैसे कि खुले बाजार की क्रियाएं, तो उसमें बढ़ाना घटाना नहीं आएगा बेटा। उसमें क्या आता है, उसमें आता है सिक्योरिटीज़, उसमें आता है बेटा प्रतिभूतियाँ, ठीक है, ये आता है उसके अंदर। तो इस प्रतिभूतियों का मतलब कोई भूत नहीं है, ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे कि शेयर। तो इसमें हमें बताना है कब आरबीआई शेयर खरीदेगा और कब आरबीआई शेयर बेचेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, न्यून मांग की जब सिचुएशन होती है या अविस्फीतिक की जो सिचुएशन होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई प्रतिभूतियों को खरीदता है। और अधिमांग में क्या करता है बेटा, अधिमांग में या स्फीतिक में, अधिमांग में या स्फीतिक में बेटा बेचता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बारी एग्जाम में खुले बाजार की प्रक्रियाएं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से जो है आपका एक नैतिक दबाव बता देता हूँ, ठीक है। तो दो पूछता है, साख की राशनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। नैतिक दबाव, नैतिक दबाव में आपको दो वर्ड होते हैं जो ध्यान रखने हैं, उदार और चयनात्मक। उदार और चयनात्मक, उदार कब होता है, उदार का मतलब होता है बेटा सबको लोन देना है, तो आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंकों को उदार हो जा, सबको लोन दे। और चयनात्मक का मतलब होता है सबको नहीं देना, कुछ कुछ को देना है, सिलेक्टिवली लोन देना है। तो अधिमांग की सिचुएशन में बोलता है, अधिमांग की सिचुएशन में बोलता है कि भाई चयनात्मक हो जा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा सरकारी व्यय है, ठीक है। तो बेटा सरकारी व्यय क्या है, सरकारी व्यय क्या है, सरकारी व्यय कम कब करना चाहिए, जब अधिमांग होती है, और सरकारी व्यय ज़्यादा कब करना चाहिए, जब बेटा न्यून मांग होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई से उधार, दो आपको याद रखने में, तो सारे बता दिए आपको। तो न्यून मांग की जब सिचुएशन होती है बेटा, तो आरबीआई से ज़्यादा उधार लेना चाहिए, और जब अधिमांग की सिचुएशन होती है तो आरबीआई से जो है बेटा कम उधार लेना चाहिए। ये हो गए इसके उपाय सारे के सारे। इससे आसान तरीका, इससे जुगाड़पंती, इससे ज़्यादा जुगाड़पंती बेटा कोई नहीं है, ठीक है। दो सीआरआर के, दो यहाँ से कर लिए, मात्रात्मक भी पूछ सकता है, गुणात्मक भी पूछ सकता है, और दो इसके भी पढ़ लिए। मैंने तो सारे बता दिया आपको, जो आपको इजी लगे वो आप पढ़ सकते हो। आप चाहो तो केवल ये भी पढ़ सकते हो, नीचे जो बताया वो दो इससे बन जाएंगे, दो इससे बन जाएंगे, हो जाएगा आपका काम, ठीक है जी। तो भाई ये मैंने सारा का सारा बता दिया, कारण बता दिए, परिणाम बता दिए, डायग्राम बता दिया, उपाय बता दिया। अब आपको बेटा 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। कौन सा पूर्ण रोजगार संतुलन है, कौन सा अल्प रोजगार संतुलन है, क्या स्फीतिक होता है, क्या विस्फीतिक होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।